हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो माय नेम इज अंकिता राय, आपकी बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम apsis.in। पिछले लेक्चर में वी ऑल नो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर शुरू किए थे। एंड लाइफ प्रोसेसेस वी ऑल नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट किया था। हमने उसका प्रोसेस जानने का कोशिश किया था। वी हैव सीन ऑल दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे कि एक जो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है प्लांट्स में वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। So we have seen the entire photosynthesis process, the opening and closing mechanism of stomata, the structure of leaf and everything in detail. Now आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट वी विल बी टेकिंग अप is nutrition in animals is divided into two sections. एक lower animal में divided है और एक है higher animal में। तो lower animal में जो सबसे पहली चीज हम लेंगे वो हो जाएगा nutrition in amoeba, right? तो अमीबा का नाम आप सभी ने सुना है, ठीक है। एंड अमीबा में आज हम जानेंगे कि हाउ एग्जैक्टली द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कैरिड आउट। फिर उसके बाद वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, right? So let us start. So nutrition in amoeba. Now, before proceeding into the nutrition part in amoeba, हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि अमीबा है क्या, राइट। एंड अमीबा जो है ये एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो आप शायद बहुत पहले से भी सुनते आ रहे होंगे, या अपने लोअर स्टैंडर्ड से भी आप सुनते आ रहे होंगे। नाउ अमीबा है क्या? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक नेचर का होता है, एंड लोअर एनिमल है डेफिनेटली, राइट। एंड इट बेसिकली बिलोंग्स टू अ किंगडम जिसको प्रोटिस्टा बोलते हैं। यूजुअली जो हमारा पूरा बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइडेड है 5 किंगडम्स में। तो उन 5 किंगडम्स में जो सेकेंड वाली किंगडम होती है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें ये अमीबा जो होता है वो आता है। नाउ अमीबा इज क्वाइट वेरी यूनिक इन इट्स न्यूट्रिशन का पार्ट, क्योंकि हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी तरीके से डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो व्हाट इज अमीबा? अमीबा जो है, सो दिस इज एन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और किस किंगडम से बिलोंग करता है? जैसे मैंने आपको बताया, दिस बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, इससे बिलोंग करता है। एंड प्रोटिस्टा में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो दैट मच इन डिटेल राइट नाउ। अभी के लिए आपको फिलहाल इतना जानने की जरूरत है, राइट। सो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा is actually divided into certain steps. कुछ steps में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है अमीबा में वो डिवाइडेड होता है, और जो उसको यूनिक बनाता है, ठीक है। सो अमीबा में न्यूट्रिशन is divided into 5 steps. So there are 5 steps in which the entire nutrition in amoeba is divided, right? तो वो पूरा 5 steps में divided होता है। Now the first step is, जो इसको यूनिक बनाता है वो हो जाएगा ingestion. So I'm going to write down the steps name first. स्टेप्स पहले हम जान लेते हैं कि वो स्टेप्स के टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, एंड देन हम डिटेल के बारे में जानेंगे। सो इंजेशन होता है, फॉलोड बाय डाइजेशन, देन देयर इज एब्जॉर्प्शन,
The fourth one is assimilation, and the fifth one is egestion. So ये वो 5 स्टेप्स है जिसमें पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है वो डिवाइडेड होता है. अब हम एक एक करके जानेंगे डायग्रामेटिकली कि हाउ एग्जैक्टली these each of the step is important in carrying out the process in amoeba, right? Okay, so क्योंकि जो पहला स्टेप है वो इंजेक्शन है. नाउ इंजेक्शन में जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा में आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानने की जरूरत है. नाउ व्हेन आई से कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, होलोजोइक का मतलब होता है टू एनगल्फ द फूड मटेरियल. दैट मीन्स कोई भी फूड मटेरियल अगर हमारे सामने आया है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सामने आया है, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू गल्प इट, वी आर एक्चुअली गोइंग टू इंजेस्ट इट. ठीक है, सो द एंटायर एनगल्फिंग प्रोसेस और इंजेशन प्रोसेस, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि इनटेक प्रोसेस जो किया जाता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं. जब मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाया था, तभी उसमें मैंने जब आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप्स बताया था तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. So you people have to keep this in mind that amoeba carries out the process of holozoic nutrition. तो अमीबा में जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड इट ओवर हियर. ये हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम आते हैं बैक टू आवर फर्स्ट स्टेप, इंजेक्शन की बात करते हैं. नाउ इंजेक्शन का मतलब, जैसे कि सिंपल वर्ड ही आपको बता रहा है, इंजेक्शन का मतलब होता है टू इनटेक द फूड. जो भी अमीबा के बॉडी के अराउंड में, ठीक है, फूड पार्टिकल आएगा, बस वो उसके तरफ जाएगा क्रॉल करके एंड अल्टीमेटली उसको एनगल्फ कर लेगा. नाउ इस पूरे प्रोसेस में, इनटेक के प्रोसेस में, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसका मूवमेंट. ठीक है, अमीबा का मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट अमीबल मूवमेंट इज कैरिड आउट थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. जो अमीबा जिस वे से सेंस करके फूड के पास जाता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट बोलते हैं. राइट. नाउ स्यूडोपोडिया विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट. पोडिया का मतलब होता है लेग्स यू कैन से, एंड और अपेंडेजेस यू कैन से, एंड स्यूडो का मतलब हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो उनके ट्रू स्ट्रक्चर है. जैसे ही वो फूड पार्टिकल को देखेंगे तब वो एक्सपैंड करना अपने बॉडी को शुरू कर देते हैं. सो हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस गोस? सो इट्स समथिंग लाइक दिस. Let us draw a simple, you can say, amoebal structure. It's a D-shaped body. आपको पता ही है कि अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, तो ऐसा कुछ D-shaped body होता है, and it has the presence of nucleus over here. ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, और ये एक अमीबा का सेल है. सो दिस इज एन अमीबा. ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर, हमने क्या किया है, हमने यहां पे एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फूड पार्टिकल जो कि अमीबा के पास में है. ठीक है, अब अमीबा को मूवमेंट कराना है टुवर्ड्स दिस फूड पार्टिकल. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, एक्चुअली जब आप देखेंगे तो वो कैसा होगा कि अमीबा विल बी ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस फूड पार्टिकल इटसेल्फ.
नाउ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो यहां पे कैसा होता है अल्टीमेटली कि दिस अमीबा हैज मूव्ड टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जो टर्म मैंने आपको यूज किया था आप लोगों के सामने, सो दैट्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। इसको हम फॉल्स फीट भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है जब तक अमीबा फूड की तरफ जाएगा नहीं तो वो उसको एंगल्फ नहीं कर पाएगा या इनटेक नहीं कर पाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अमीबा शुड मूव टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। सो मूवमेंट कैसे हो रहा है, स्यूडोपोडिया के थ्रू हो रहा है, जो कि इसका फॉल्स फीट जो कि इसमें मिलता है। एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमीबा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। एंड ये आपका फूड पार्टिकल हो गया विच यू कैन सी, दिस इज बेसिकली द फूड पार्टिकल। सो इंजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इंजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ food by the amoeba towards its movement, you know, to the food particle via pseudopodia we can say, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो हो जाएगा प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड via movement, we can say via its movement towards its food particles. So process of intake of food via its movement towards food particle with the help of pseudopodia or false feet we can say. So इसको false feet इसलिए बोला जाता है कि ये अपनी जरूरत के अनुसार वो फीट निकालता है, ठीक है। ये फीट इनमें प्रेजेंट नहीं होता। अमीबा का वैसे भी बहुत डी शेप स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जब उसको जरूरत होगी ना तब वो उस हिसाब से अपना फीट निकालेगा एंड वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की कोशिश करेगा। So this is the first step of ingestion we can say. Now the second step is considered to be the digestion का part, right? So the second step is digestion. Now what happens in digestion? Digestion में भी वही होनी है जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है। अब फूड जो है वो फूड पार्टिकल अंदर जाना है, बट वो अंदर जाएगा कैसे? अंदर पहुंच तो गया स्यूडोपोडिया के हेल्प के थ्रू, बट वो जाएगा कैसे? जाना जो होता है वो एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो अमीबा में प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल करके एक स्ट्रक्चर होती है जो कि अमीबा में प्रेजेंट होती है और वो फूड को डाइजेस्ट कराती है, ठीक है। आपको पता है कि बिना डाइजेशन के सीधी सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा या उसके पार्टिकल्स को नहीं ले पाएगा। सो डाइजेशन इज सिंपली अ प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म्स यू कैन से, एंड अल्टीमेटली उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, राइट। सो डाइजेशन अगेन नेक्स्ट वो जो डायग्राम था उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। So this
अगेन यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस एंड ये सारे हमारे हो गए इसका साइटोप्लाज्म। और क्योंकि फूड वैक्यूल यहाँ पे फूड ऑलरेडी आ चुका है, सो अब ये जो एनक्लोजिंग स्ट्रक्चर है, दिस एनक्लोजिंग स्ट्रक्चर बिकम्स द फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल अल्टीमेटली उस सेल के अंदर में चला जाएगा एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो इसके बाद जो मेन आता है वो कैसा कुछ दिखेगा जब ये एनगल्फ कर लेगा पूरी तरीके से। सो दिस इज समथिंग गोइंग टू लुक लाइक दिस। Again, the nucleus will be over here and a structure that will be enclosing the food particle. So ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल और ये हो गया हमारा फूड पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है ये ना। सो डाइजेशन क्या हो गया? सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simpler form. So, and that too, it is performed, जैसे कि मैंने बताया, it is performed inside food vacuole. तो ये फूड वैक्यूल के अंदर में परफॉर्म होता है। अगेन जैसे मैंने बोला कि फूड वैक्यूल भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अमीबा का। सो स्यूडोपोडिया इज द वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड फूड वैक्यूल इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप जो इसको यूनिक बनाएगा वो हो जाएगा इंजेक्शन हो गया हमारा, डाइजेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन का। नाउ एब्जॉर्प्शन का मतलब देखिए, डाइजेशन एक बार जब हो जाता है ना तो सीधी सी बात है, वट एवर द फूड विच इज डाइजेस्टेड इज एक्चुअली बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सेल। नाउ व्हेन आई से ईच सेल, बेसिकली अमीबा तो एक ही सेल का बना हुआ है, तो उसका एक ही सेल के अंदर में जितना एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जितने भी बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो सिंपलर में चेंज हुए हैं, सो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज अल्टीमेटली बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो दैट उसको एनर्जी कहीं ना कहीं मिल पाए। सो एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस in which the digested food is absorbed by the amoeba cell in order to get energy. So energy ऑब्टेन करने के लिए ये अल्टीमेटली जो सेल है वो डाइजेस्टेड फूड को ले लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगा, दिस इज समथिंग गोइंग टू लुक लाइक दिस। जैसे मान लीजिए ये हो गया एंड दिस इज द न्यूक्लियस फॉलोड बाय the cytoplasm। और क्योंकि हमारा यहाँ पे let us consider food vacuole है with the food inside it, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली हमें एनर्जी देगा। let us consider ये this is going to, so जो भी एनर्जी निकलेगी वो सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी।
सो ये जो व्हाइट एरोज हैं, ये व्हाइट एरोज इंडिकेट दिखा रहा है कि डाइजेशन करने के बाद एनर्जी कैसे जो है वो एक एक पार्टिकल जो है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी द एसिमिलेशन। पहला जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा एसिमिलेट करना। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए कि फूड जो था जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया। नाउ अब जरूरी तो नहीं कि जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है वो सारा का सारा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जितनी जरूरत होगी अमीबा को वो एब्जॉर्ब करेगा या वो लेगा, ठीक है, उसके थ्रू एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। बट वट एवर द लेफ्ट आउट, जो चीज बच जाएगी कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाएगी कहीं ना कहीं। So assimilation is basically a process to store the extra amount of digested food inside the cell so that उसको एक जब भी टाइम मिले या जब भी उसको यूटिलाइजेशन की जरूरत होगी तो वो उसको यूटिलाइज करेगा। So assimilation is basically a process of storing, जिसको हम assimilating भी बोलते हैं, storing or assimilating the extra digested food by amoeba. So it's like this, ठीक है, तो वो स्टोर करेगा। एंड फाइनली जो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एज इजेशन। नाउ इजेशन क्या होता है? इजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसको हम एक्सक्रीशन के नाम से भी जानते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, जरूरी तो है नहीं कि जितना डाइजेशन हुआ है वो सब का सब सिंपल फॉर्म में चेंज होकर अमीबा उसको एब्जॉर्ब भी कर ले, एसिमिलेट भी कर ले। कुछ तो ऐसी चीज होगी कि उसके एब्जॉर्प्शन के टाइम पे या उसके लेने के टाइम पे या खाने के टाइम पे जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो रह जाए। सो इट्स अ फॉर श्योर फैक्ट कि एवरीथिंग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा सेल, हर वो चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सो जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे, फूड पार्टिकल्स होंगे, वो जो उसका रिमूवल प्रोसेस होता है उसको हम इजेशन बोलते हैं। एंड इजेशन से ही फिर न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो इजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ excreting out the undigested food by an amoeba cell, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा का सेल है एंड दिस इज अगेन न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जो फूड पार्टिकल के थ्रू, जैसे मान लीजिए ये फूड पार्टिकल हो गया एंड इससे हमें जितनी एनर्जी मिलनी थी मिल गई, एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, जो सारी चीजें मिलनी थी वो हमें मिल गई, राइट। बट जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा दैट विल बी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलीज आउट हो जाता है। सो दीज आर दी excretory material जो इजेशन को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा दैट वी हैव सीन, व्हिच इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो उसमें स्यूडोपोडिया हमने देखा कि स्यूडोपोडिया का क्या रोल होता है, फूड वैक्यूल का क्या रोल होता है, एंड 5 स्टेप्स में ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने देखा था that how exactly the nutrition in amoeba is completed in 5 different steps, ठीक है। जस्ट लाइक जो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें एनिमल्स में मिलता है वही होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें अमीबा में मिलता है, बट द प्रोसेस इज लिटिल डिफरेंट क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अलग तरीके से मिला। बट आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमंस को लेकर के। हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमंस का जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वी ऑल नो कि जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात आती है एंड पर्टिकुलरली जब ह्यूमंस की बात आती है तो उसमें जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है वो होता है कि हाउ एग्जैक्टली द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अलाइंड,
हमें पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि अलग अलग जो कंपोनेंट है उनका अलाइनमेंट कैसा है। तो यहाँ पे हम पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। And we will be also discussing about the functionality of each and every component of the digestive system or the alimentary canal। ठीक है, तो इसमें जब हम पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं ना, सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हम ले रहे हैं, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Okay, now the entire human digestive system if we are going to consider, तो पूरा का पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और दूसरा वो जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि उन एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे में अलाइंड होता है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, सो इफ वी डिवाइड द एंटायर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, so it is divided into two important sections, right? So one is called as the alimentary canal and the other is called as the digestive glands। So एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। नाउ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो पहले हम अलाइनमेंट देख लेते हैं, हाउ एग्जैक्टली द अलाइनमेंट इज डन। सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 9 मीटर्स का इसका लेंथ होता है। ठीक है, एंड इसका जो ट्रैक्ट होता है वी ऑल नो इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन पर्पज एज वेल, एंड एवरीथिंग इज बहुत अच्छे से अलाइंड अप है। सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है विच वी ऑल नो, इट बेसिकली स्टार्ट्स विथ माउथ। So this is going to start with mouth, and जैसे कि मैंने बताया कि it is approximately 9 meters in length, we can say. So approximately ये 9 मीटर लेंथ का होता है। Now it is going to start with mouth. Mouth is followed by, if we are going to consider, mouth के बाद जो main important component आता है वो होता है हमारा oral cavity या buccal cavity। ठीक है, so the second important component is basically the buccal cavity, जिसको हम oral cavity भी बोलते हैं। so buccal और oral cavity हम बोल देंगे। Now इस buccal और oral cavity में बहुत important structures मिलते हैं। आप सभी को पता है कि buccal और oral cavity has the presence of tongue, it has the presence of teeth, it is very very important, it also has the presence of salivary glands as well। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ग्लैंड है तो उसको तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में लेंगे, बट वी कैन कंसिडर इट ओवर हियर एज अ कंपोनेंट। ठीक है, तो बकल कैविटी के कंपोनेंट्स में अगर हम मेजरली ले ले तो टोटल 3 आ जाएंगे। ठीक है, सो देयर इज टीथ, then there is tongue, and the very important are the salivary glands, जो कि सलाइवा का सिक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये आ जाएगा। इस ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं, सो यू कैन राइट इट दैट, वहां पे भी हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आफ्टर माउथ एंड बकल कैविटी इज द फैरिंग्स। ठीक है, तो फैरिंग्स आ जाएगा। फैरिंग्स इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी द कॉमन पैसेज। ये वो पैसेज होता है, मैं आपको अभी डायग्राम भी शो करूंगी, दिखाऊंगी कि कहां पे ये अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट है और इसको यूनिक बनाता है। तो फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज माना जाता है फूड एंड एयर दोनों के लिए, तो ये उसका पैसेज कराता है फूड का। ठीक है, सो फैरिंग्स इज फॉलोड बाय ईसोफेगस, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में
फूड पाइप भी बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप बोलते हैं. So pharynx is followed by esophagus, and then esophagus is ultimately followed by stomach. ठीक है, esophagus के बाद stomach आ जाता है. Stomach is ultimately followed by small intestine, then it is followed by large intestine, and ultimately the final component is anus. ठीक है, तो ये हो जाएगा. So we have seen, यहाँ पे अगर हम फिर से एक बारी देखें तो हमारी कहानी जो एलिमेंट्री कैनाल की थी वो शुरू हुई माउथ से. माउथ इज फॉलोड बाय बकल और ओरल कैविटी, एंड इनसाइड द बकल और ओरल कैविटी हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं. एक टीथ मिलता है, एक टंग मिलता है, और एक सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं. Now apart from that, there's a common passage for food and air जिसको pharynx बोला गया, followed by esophagus or food pipe, then stomach, small intestine, large intestine, and then anus हो जाएगा. ये alignment ऐसे ही रहता है सारे human beings में, so you need to keep this in mind. ठीक है. Now coming back to this one which is called as the digestive glands. तो पहले इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है. नाउ ग्लैंड्स का मतलब होता है, ठीक है, ग्लैंड्स का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनका काम है कुछ ना कुछ सिक्रीट करना. ठीक है, ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना. नाउ ग्लैंड्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उनका ये सारी चीजें आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनका मेन काम होता है कि ये हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. आपने अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का नाम सुना होगा, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन होता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, या एस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्टेरोन होता है, अलग अलग, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है. तो ये जितने हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या रेस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एंडोक्राइन कराता है. वाइल एक ग्लैंड और होती है जिसको हम एक्सोक्राइन भी बोलते हैं. नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिनका मेन काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करना. मतलब ऐसे जूसेस जिनका रोल ये है कि वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. उनका सिर्फ और सिर्फ काम होगा कि जो भी फूड हम खा रहे हैं ना, उन फूड को छोटे 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 पीसेस एंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना एंड हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम. ठीक है, तो ग्लैंड्स particularly क्या हो गए, glands are those structures which are actually responsible for secreting or producing chemicals. अब obviously ये है क्या, हार्मोन है क्या, या डाइजेस्टिव जूस है क्या, या एंजाइम है क्या, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं. तो these glands they are actually responsible for secreting or producing chemicals. ये वो प्रोड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ डाइजेस्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हम हार्मोन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे. हम यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन, उनका नाम हम लिखेंगे क्योंकि वही अल्टीमेटली डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करेंगे. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जब हम देखते हैं, सो दैट बेसिकली इंक्लूड्स लिवर. एक लिवर होता है जो कि बाइल जूस का प्रोडक्शन कराता है. इसके अलावा पेनक्रियास होता है जो पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन कराता है. एंड देन देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो जो अपना सिक्रीशन कराता है. सो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इफ यू आर गोइंग टू टेक अप, सो दैट इंक्लूड्स लिवर, देन देयर इज पेनक्रियास, एंड देन देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड भी ग्लैंड है तो डेफिनेटली ये भी सिक्रीशन कराएगा, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे एज अ कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, तो डजंट मैटर. ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी. सो वी हैव एग्जैक्टली सीन द आउटलाइन. हमने यहाँ पे अभी आउटलाइन देखा कि कैसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अरेंजमेंट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, और उस एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे में आपको क्या मिल रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिल रहे हैं. Now let us just move towards the structure.
तो यहाँ पे एज यू पीपल कैन सी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज एन एंटायर लेआउट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस लेआउट में जो आपको चीज समझ में आ रही है वो ये है कि एज यू कैन सी, जैसे मैंने बताया था कि इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ माउथ और माउथ कैविटी। यहाँ पे माउथ कैविटी मेंशन्ड है जिसको हम ओरल या बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। एंड दिस एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज फॉलोड बाय फैरिंग्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। फैरिंग्स आपका कॉमन पैसेज हो गया फूड एंड एयर का। देन अल्टीमेटली दिस फैरिंग्स इज लीडिंग इनटू अ लॉन्ग पाइप, ये दिख रहा होगा, ये लॉन्ग पाइप है। इसके जस्ट बगल में जो बना हुआ है दिस इज बेसिकली लैरिंग्स, ठीक है। जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है। एंड देन दिस इज ट्रेकिया, ये जो आपको दिख रहा है ना जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे दिख रहे हैं, तो ये ट्रेकिया है बेसिकली। ट्रेकिया का रिलेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारा होता है, तो यहाँ पे क्योंकि डाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो हम ट्रेकिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो pharynx is followed by a long pipe-like structure called esophagus, जिसको फूड पाइप बोला। एंड देन अल्टीमेटली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बैग जैसा, जिसको स्टमक बोलते हैं। नाउ स्टमक इज अल्टीमेटली फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, विच यू कैन सी यहाँ पे। ये अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन को लीड करेगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू लीड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, रेक्टम और ये सब बाद में हम डील करेंगे इसके बारे में। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया एंड दिस बिकम्स द एनस का पार्ट। नाउ मेजर पार्ट्स ये हो गए। नाउ मेजर पार्ट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हियर लिवर हैज बीन मेंशन्ड और यहाँ पे देखिए पेनक्रियास मेंशन्ड है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑलरेडी मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बता दिया था। सो लिवर, पेनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का मेंशनिंग इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेआउट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट वी हैव सीन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। हम माउथ से शुरू करेंगे और एक एक कंपोनेंट का हम बाइफर्केशंस करते चले जाएंगे, ठीक है। सो मूविंग अहेड, चलिए। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज माउथ। ना माउथ होता क्या है? माउथ इज बेसिकली द एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर हम माउथ की बात करें तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे आखिरी ओपनिंग, सॉरी सबसे पहला वाला ओपनिंग, और एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। एंड वी ऑल नो दैट माउथ इज एक्चुअली गार्डेड बाय लिप्स, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली गार्डेड बाय लिप्स, जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है फूड के इंटेक में या फूड के इंजेशन में, ठीक है। सो अगर शायद ये माउथ नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा ओरल कैविटी खुलता नहीं, और ओरल कैविटी या बकल कैविटी खुलता नहीं तो हम फूड इंटेक नहीं कर पाते। तो माउथ इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सो वी कैन से कि माउथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या rather we can say external opening of buccal cavity, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। So this is the external opening of buccal or oral cavity, and जैसे कि मैंने बताया कि this is guarded by lips, और ये जो लिप्स होते हैं वो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। So guarded by lips on both sides। ना कहीं ना कहीं माउथ जो है ये हेल्प भी करता है इंजेक्शन ऑफ फूड में, वी कैन से। सो हेल्प्स इन इंटेक और इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये काम कर देगा। Now the next important structure which is found in the buccal, in the alimentary canal is the buccal cavity. Now buccal cavity जो होता है इसको हम oral cavity भी बोलते हैं, ठीक है। And it is one such important structure which is responsible for holding the food material. तो ये जो भी फूड हम इंटेक किए या जो भी फूड हम इंजेस्ट किए हैं,
तो बकल कैविटी में वो फूड जो होता है वो आता है, एंड अल्टीमेटली जो भी बकल कैविटी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गया, या सलाइवरी ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन हो गए, वो उनके हेल्प के थ्रू अल्टीमेटली उसका अब डाइजेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। नाउ एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वो अल्टीमेटली माउथ से ही शुरू हो जाती है। इट इज अ कंप्लीट मिथ, लेट मी टेल यू, कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेवर एवर लाइक कीप दिस इन माइंड कि डाइजेशन जो होता है वो तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या वहां से स्टार्ट होता है। नहीं, डाइजेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि इसी माउथ या बकल या ओरल कैविटी में हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड सलाइवरी ग्लैंड है तो सिक्रीशन कराएगा, तो डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाएगा, राइट? सो वी कैन से डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो ये चीज हो जाएगी। नाउ बकल और ओरल कैविटी का जैसे मैंने बताया, सो वी आर गोइंग टू टेक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, हम एक एक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो बकल कैविटी में जैसे मैंने बताया कि बकल कैविटी के टीथ हो गया, टंग हो गया और सलाइवरी ग्लैंड्स है इसमें। नाउ बकल कैविटी का दो फ्लोर आपको दिखता है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स दिखते हैं, एक आपको रूफ दिखता है और एक आपको फ्लोर दिखता है। तो जो फ्लोर होता है बकल कैविटी का, क्योंकि अपर एंड लोअर पार्ट है दोनों, तो जो फ्लोर होता है बकल कैविटी का उसको हम टंग बोलते हैं, वाइल द रूफ जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस बकल कैविटी का उसको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा। नाउ बकल कैविटी इज द पार्ट in which food is ingested, ठीक है? सो ये वो पार्ट होगा जहां पे अल्टीमेटली फूड इंजेस्ट होके आया हुआ है, ठीक है? एंड द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी is called टंग। जो फ्लोर होगा बकल कैविटी का वो टंग होता है। नाउ टंग, यू ऑल नो कि टंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को के मैस्टिकेशन में या फूड को एक तरीके से मिक्स करने में। एंड वी ऑल नो कि टंग हैज द प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स। टंग में क्योंकि हमें टेस्ट बड्स भी मिलते हैं, तो ये जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं या जो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रीशन होता है, जो सलाइवा आता है टंग में, वो हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ फूड में भी बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है? सो टंग एक्चुअली हेल्प्स इन it helps in mixing of food particles with saliva। तो एक तो ये मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है सलाइवा के साथ, सो दैट कहीं ना कहीं वो जो फूड पार्टिकल है वो जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, एंड जब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो डाइजेशन जो होता है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो पैसेज हमारा जो है, क्योंकि अल्टीमेटली बकल कैविटी से फिर वो फेरिंग्स में जानी है, तो वो पैसेज जो है क्योंकि वो काफी नैरो है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में वो फूड चेंज हो जाना चाहिए कि उसका गल्प करना या उसका पैसेज नीचे की तरफ जाना हमारे ट्रैक्ट में बहुत इजी हो जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत इजी हो जाए। सो मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स विथ सलाइवा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर called bolus। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपको, तो वो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलस बोलते हैं, ठीक है? फॉर इजी पैसेज वी कैन से। क्यों?
for easy passage of food. एंड एक तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया वो हमारा ये हो गया, इट बेसिकली हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो मैस्टिकेशन होता है, मैस्टिकेशन, ओके, सो जो स्टडी ऑफ टीथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेंटिशन बोलते हैं. सो डेंटिशन में हम अब टाइप्स ऑफ डेंटिशन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ, पहले टीथ देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं डेंटिशन के बेसिस पे, एंड देन अल्टीमेटली वी विल आल्सो बी सीइंग एंड ऑब्जर्विंग द डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और क्या चीजें होती हैं. ठीक है, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ ऑन बेसिस ऑफ डेंटिशन. है ना. सो वेरियस तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टीथ होता है, देयर आर 3 बेसिकली टाइप्स ऑफ टीथ जो आपको पढ़ना है. ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं थेकोडॉन डेंटिशन, दूसरा जिसको हम डायफायोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं, एंड तीसरा जिसको हम हेट्रोडॉन डेंटिशन बोलते हैं. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज जो कि देयर, व्हिच इज देयर. So we can say now. So the first one is thecodont dentition. The second one is diaphyodont dentition. And the third one is heterodont डेंटिशन. ठीक है, तो 3 तरीके का डेंटिशन हो गया, थेकोडॉन्ट डेंटिशन, डायफायोडॉन्ट डेंटिशन एंड देन हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन होता है. तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों डेंटिशन है क्या एग्जैक्टली, राइट. सो थेकोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करिए तो हमारा जो ये टीथ है, इनफैक्ट हर टूथ जो है वो जॉबोन में एम्बेडेड है. ये हमारा जॉबोन होता है, दिस इज आवर जॉबोन. सिंस ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉबोन, तो उसको हम बोलते हैं एज थेकोडॉन्ट डेंटिशन. ठीक है, वाइल डायफायोडॉन्ट डेंटिशन क्या होता है, डायफायो का मतलब होता है 2, क्योंकि आप देखो तो ह्यूमंस में उनके पूरे लाइफ में 2 तरीके की उनको टीथ आती है. ठीक है, एक जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं जो बच्चों में आता है, एंड वंस दोज मिल्क टीथ आर शेड ऑफ, उनकी जब शेडिंग होती है तो अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं, फिर परमानेंट टीथ बनाते हैं. तो एक मिल्क टीथ होती है और एक परमानेंट टीथ होती है. मिल्क टीथ को हम टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 2 तरीके की हमें टीथ मिलती है ना, मतलब पूरे ह्यूमन की लाइफ में, इसीलिए इसको हम डायफायोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं, राइट. एंड हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब क्या हो जाएगा, हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके के. ठीक है, मतलब ऐसा डेंटिशन जिसमें कि, क्योंकि हमारे पूरे ओरल कैविटी में अगर आप देखिए तो ह्यूमंस ही सिर्फ इतने यूनिक, ह्यूमंस का ही इतना यूनिक ओरल कैविटी है कि उसमें आपको 4 डिफरेंट तरीके के टीथ मिलते हैं. ठीक है, तो वो 4 डिफरेंट के जो टीथ होते हैं, दोस बेसिकली आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स होता है. So since these 4 different types of teeth is responsible for performing 4 different functions, तो इसीलिए हम वैरायटी ऑफ फूड खा सकते हैं. ह्यूमंस ओनली हैव द एबिलिटी, क्योंकि इनमें टीथ ही अलग अलग तरीके के होते हैं ना, तो ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग तरीके के फूड को भी खा सकते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम एक बार लिख लेते हैं. सो थेकोडॉन्ट डेंटिशन क्या हो जाएगा, सो अ डेंटिशन इन विच each tooth is
embedded in the socket of jawbone. तो इसको हम बोलेंगे tooth embedded in the socket of jawbone is called as thecodont dentition. Diphyodont dentition क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि दो तरीके के टीथ हो जाएंगे, राइट? सो इसमें होगा so humans experiencing two sets of teeth during their lifetime. तो humans experiencing two sets of teeth during their lifetime, तो इसको हम diphyodont dentition बोलेंगे. So it's called diphyodont dentition. ये हो जाएगा. Now वो जो two sets of teeth है उनको हम क्या बोलेंगे? Those are called, ये जो two sets हैं, one is called milk teeth, जिसको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा परमानेंट टीथ. ठीक है. नाउ एक चीज जो टीथ में छूट गया था वो ये कि टीथ की एक कवरिंग होती है. टीथ इज एक्चुअली कवर्ड अप by a very important and one of the hardest structures of your body, जिसको हम enamel बोलते हैं. तो enamel करके कोटिंग होती है जो टीथ को कवर करके रखती है, एंड कहीं ना कहीं वो टीथ को, हमारी टीथ को ना बचा के भी रखती है. ठीक है, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंटल कैरीज और एनी काइंड ऑफ यू कैन से टूथ डिके, इन सब से वो प्रोटेक्ट करके भी रखती है. ठीक है, तो वो भी हम लिख लेंगे बाद में. सो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, जो कैटेगरी होगा, वो हो जाएगा हमारा हेटेरोडोंट डेंटिशन. तो हेटेरोडोंट डेंटिशन में कैसा हो जाएगा कि ह्यूमंस हैविंग 4 different types of teeth in their oral cavity. So, 4 हेट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग टाइप्स के या अलग अलग तरीके के. तो 4 टाइप्स इनमें होते हैं. सो व्हाट आर दोस 4 टाइप्स? तो सबसे पहला हो जाएगा इंसाइजर्स. एक मिनट. So incisors, then there is canines, then there is premolars, and then there is molars. We can write it as incisors, canines, premolars, and then molars. ठीक है, इस तरीके से होता है. तो incisors जो होते हैं वो फ्रंट वाले टीथ होते हैं, you all know that part. ठीक है. देन कैनाइन्स जो होते हैं वो कटिंग एंड टियरिंग के काम करते हैं. उसी तरीके से जो इंसाइजर्स होते हैं वो बाइटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, कटिंग टियरिंग का काम कैनाइन्स कर देते हैं. प्रीमोलार्स एंड मोलार्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं च्यूइंग का, या जिसको मैस्टिकेशन हम बोलते हैं, जो मेन बाइटिंग का जो काम होगा, जो मेन क्रशिंग का काम होगा फूड का, वो हमारा प्रीमोलार्स एंड मोलार्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. फंक्शंस आप सभी को पता है. ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ डेंटेशन दैट वी हैव सीन, टाइप्स ऑफ टीथ दैट वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन. इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो टीथ होता है वो कवर्ड अप होता है बाय अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. सो टीथ इज कवर्ड by the hardest, remember ये पूरा hardest होता है. So hardest
substance called enamel, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनामल बोलते हैं। एंड ये हार्ड इसलिए रहता है क्योंकि इसकी जो कोटिंग एंड कवरिंग होती है ना वो फ्लोराइड की होती है। सो इनामल हैज द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड, जिसके वजह से इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टूथ डिके। ठीक है, सो यू नो मेड ऑफ फ्लोरीन यू कैन से, और फ्लोराइड, and it protects teeth from any kind of teeth decay or dental caries. इससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेंटल फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में भी हम बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ शॉर्टली डेंटल फॉर्मूला को हम डीएफ से जानते हैं, इससे हम इसको इसके बारे में जानेंगे। नाउ डेंटल फॉर्मूला बनाए क्यों? डेंटल फॉर्मूला इज बेसिकली अ फॉर्मूला जिसके थ्रू हमें नंबर ऑफ टीथ के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि जो बेबीज में जो टीथ होता है वो टोटल 20 नंबर होता है, एंड ह्यूमन एडल्ट में जो टीथ होता है वो टोटल 32 इन टीथ होता है। सो द क्वेश्चन मार्क अराइजेस ना कि कैसे आया, किस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको बनाया गया है, ये कैसे हमें पता चलता है। तो इसको जानने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था और उसी फॉर्मूले को हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द मिल्क टीथ इज डिफरेंट एंड द डेंटल फॉर्मूला फॉर द परमानेंट टीथ इज डिफरेंट। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला अगर हम सबसे पहला लेट अस कंसीडर, हम डेंटल फॉर्मूला ले रहे हैं फॉर मिल्क टीथ। सो मिल्क टीथ का अगर हम डेंटल फॉर्मूला लेते हैं तो इसमें कैसे होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, द फॉर्मूला इज ऑलवेज कैलकुलेटेड रिलेटेड टू द हाफ प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करेंगे कि हाफ साइड ऑफ अपर जॉ लेंगे एंड हाफ साइड ऑफ द लोअर जॉ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो हाफ टीथ ऑफ अपर जॉ या half number of teeth we can say rather, so half number of teeth of upper jaw by half number of teeth of lower jaw। और जिस प्रोपोर्शन में हम लिखेंगे वो हो जाएगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इसी प्रोपोर्शन में हमें लिखना है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक है, तो अगर हम हाफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ अपर जॉ ले मिल्क टीथ के एस्पेक्ट से, तो उनका जो नंबर होता है वो हो जाएगा 2, 1, 0, 2। अगेन लोअर जॉ में भी वही नंबर होगा 2, 1, 0, 2। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं बता दूं प्रिसाइजली, अगर इसको मैं थोड़ा सा और इलाबरेट कर दूं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये 2 इंडिकेट कर रहा है इंसाइजर को, ये 1 इंडिकेट करता है कैनाइन्स को, दिस इंडिकेट्स प्रीमोलार and this indicates molar. Again, this is incisor, canine, premolar and molar. ठीक है, जैसे मैंने वहां पे सीक्वेंस एंड ऑर्डर बताया है, बिल्कुल एग्जैक्टली रहेगा। नाउ क्योंकि ये हमने हाफ लिया है तो हमें तो टोटल नंबर जानना है, तो टोटल नंबर जानने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2
ऑन बोथ साइड्स। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, सो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 2 2 जा 4, राइट। सो दिस गोज लाइक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस विल बी 4, देन 2, then 0 into 2 0 and then 2 to 4, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देन अगेन यहाँ पे भी वही होगा 4 2 0 4, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने टोटलिंग कर दी, अब हम टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हम टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग में कैसा रहेगा कि यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स। सो इफ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द नंबर्स, अगर आप पूरा नंबर ऐड करोगे तो दिस इज 4 plus 2 plus 4, इट इज गोइंग टू टोटल गिव यू द नंबर 10, टोटल 10 हो जाएगा। एंड यहां पे भी हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 टीथ जो होती है वो टोटल होती है अपर जॉ में, एंड 10 टीथ जो होती है वो होती है टोटल लोअर जॉ में। सो यहां पे कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल 10 teeth in upper jaw and total 10 teeth in lower jaw, ठीक है। अब इसका अगर हम पूरा टोटलिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके टोटलिंग से हमें समझ में आएगा द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन बोथ जॉज। मिल्क टीथ, वो हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। सो देयर आर 20 मिल्क टीथ फाउंड इन अ बेबीज ओरल कैविटी। नाउ इस पूरे सिनेरियो में जो एक चीज नोट करने वाली बात है वो ये कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेबी के ओरल कैविटी में या किसी भी बच्चे के ओरल कैविटी में आपको एक टीथ बिल्कुल नहीं मिलती है, और वो होती है प्रीमोलार्स। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड आल्सो दैट व्हिच टीथ और व्हिच टाइप ऑफ टीथ is absent in the oral cavity of the baby or a child, ठीक है। so that's premolar। so यहां पे हमारा हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरीके से हम लिख सकते हैं that a child's oral cavity has absence of प्रीमोलार्स। तो उनमें प्रीमोलार्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। सो दैट्स द केस, ठीक है। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ द बेबी दैट वी हैव सीन और फॉर द मिल्क टीथ दैट वी हैव सीन। नाउ द डेंटल फॉर्मूला फॉर, अगर हम एडल्ट के लिए लेंगे या परमानेंट टीथ के लिए लेंगे तो वो कैसा रहेगा। So dental formula for the permanent teeth. Again, the formula is going to remain the same. हम वही करेंगे जो हमने milk teeth के लिया। Half of the number of the teeth of the upper jaw and half of the number of teeth of the lower jaw we are going to consider. ठीक है, तो फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो वही फॉर्मूला that is going to remain the same. तो इसके लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, that's 2 1 2 3 by 2 1 2 3, ठीक है। उसी प्रोपोर्शन में हमने लिखा है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द लोअर जॉ। सो अगेन ये भी वही हो जाएगा हमारा इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ठीक है। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ठीक है, ये हो जाएगा। And again you have to multiply it by 2 on both sides. So if you multiply it by 2 on both sides, तो हमें जो टोटल नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 4 2 4 6 by 4
4 6, ठीक है। तो ये टोटल नंबर हो जाएगा। एंड अगेन इसको हमको क्या करना है, हमें इस टोटल को ऐड कर देना है। तो हम जब टोटल को ऐड करेंगे, सो 4 + 2 + 4 + 6 इज गोइंग टू गिव यू अ टोटल नंबर ऑफ 16, ठीक है। तो 16 ऊपर हो जाएगा एंड 16 नीचे हो जाएगा। सो टोटलिंग जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा, जस्ट अ सेकंड, so total will be 32 teeth in both jaws, 32 permanent teeth rather we can say, जो हमें दोनों जॉज में मिलेंगे। सो दैट विल बी द केस, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द डेंटल फॉर्मूला दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ द मिल्क टीथ, जो हमें बेबी में मिलता है, एंड द डेंटल फॉर्मूला दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ द एडल्ट वन, जो हमें ह्यूमन एडल्ट में मिलता है। तो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टीथ के बाद, क्योंकि टीथ जो है वो हमारा ओरल कैविटी के पार्ट में आ गया। सो बकल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में आता है, सो दैट कम्स दी pharynx. नाउ pharynx का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बहुत क्लियरली कि ये एक बहुत ही नैरो पैसेज होता है, एक ऐसा नैरो पैसेज एंड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ कॉमन पैसेज, एक ऐसा नैरो या कॉमन पैसेज जो कि फूड और एयर दोनों के लिए सर्व करता है, राइट। सो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। एंड जैसे ही जो फूड बकल कैविटी में सलाइवा के थ्रू मिक्स होके वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता है ना, तो वो इसी नैरो पैसेज के थ्रू वो पास करेगा और अल्टीमेटली पास होके फिर कहां चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है, राइट। सो वी कैन से दैट इट इज अ नैरो पैसेज and we can say a common passage also. For both food and air. So common passage होता है food and air दोनों के लिए, and ultimately it leads into where, esophagus. So leads into esophagus, ठीक है, जो हमारा फूड पाइप होता है ना। फूड पाइप की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ होता है, सो जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, तो ये जो पार्ट हो गया ये हमारा कॉमन पैसेज के तरीके से हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द pharynx and this is basically the esophagus, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। नाउ अगेन ईसोफेगस भी जो होता है ना, ईसोफेगस भी नैरो ट्यूब होता है, बस फर्क इतना होता है कि pharynx इज अ शॉर्ट ट्यूब, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। ये छोटा सा ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है, हाउएवर ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ पैसेज ऑफ फूड टुवर्ड्स द स्टमक, क्योंकि अल्टीमेटली फूड जो है वो यहां से किधर आनी है, स्टमक के पास आनी है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ईसोफेगस का। सो व्हाट इज ईसोफेगस? सो दिस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप
And the next important thing is it's a long narrow tube. So this is a long narrow tube allowing food passage from pharynx towards stomach. ठीक है, सो फैरिंग्स से स्टमक के तरफ का जो पैसेज होता है ये वो प्रोवाइड कराता है ना. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पैसेज तो करा रहा है, बट ये पैसेज कराता कैसे है. ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एक पतली सी ट्यूब है. ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो ईसोफेगस या फूड पाइप में मिलता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ईसोफेगस को बहुत यूनिक बनाता है, और वो जो ईसोफेगस का प्रोसेस है, जो पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस है, उसी पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के थ्रू दैट फूड एक्चुअली पासेस डाउन टुवर्ड्स द स्टमक. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि ईसोफेगस shows, and this is very very important क्योंकि questions यहां से भी आए हुए हैं. So esophagus shows peristalsis. ये peristalsis को शो करते हैं. ठीक है, now what is peristalsis? Peristalsis जो होता है ना, ये एक तरीके का alternate wave of contractions and relaxations होता है. So ये wave of contractions आप बोल सकते हैं, या wave of contractions and relaxations, alternate contractions आप बोल सकते हैं. तो ये एक ऐसा alternate wave of contractions and relaxations होता है जो कि फूड पाइप में ही अकर करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉड तरीके से बनाऊं तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. जैसे मान लीजिए ये हमारा ईसोफेगस हो गया. ठीक है, एंड इस ईसोफेगस में अल्टीमेटली फिर क्या होता है आप देखोगे. जैसे मान लीजिए दिस इज द फूड वैक्यूम, फूड ओवर हियर, ये हमारा फूड पार्टिकल है, एंड अल्टीमेटली फिर ये फूड जो है इसको नीचे की तरफ आना है. ठीक है, टुवर्ड्स द स्टमक. तो ये फूड इस तरीके से आप देखोगे कि इसमें इसके मस्कुलर वॉल्स में इस तरीके से यू नो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होंगे लाइक दिस. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल होगा ये नीचे की तरफ पुश होता चला जाएगा लाइक दिस. ठीक है, सो अगेन दिस विल बी पुश डाउन. तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ पुश होगा, एंड अल्टीमेटली जो ये स्टमक है ये फिर यहाँ पे इमर्ज्ड आउट होता है. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे जो ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज ऑल्टरनेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस दैट आई हैव ड्रॉन. तो इसी की वजह से जब वो मूवमेंट होता है ना तो वो फूड को नीचे की तरफ पुश करता चला जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस नाउ. यहाँ पे ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है. दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट in food pipe. ठीक है, so what is peristalsis now? So this is a wave of alternate contractions and expansions which helps in esophagus, rather we can say, in food pipe, which helps in
pushing the food down towards stomach. So this is going to push the food down towards the stomach. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी, तो जैसे ही फूड नीचे की तरफ होते हुए यहाँ पे फूड आएगा तो अल्टीमेटली फिर अगेन स्टमक फिर अपना काम, जो स्टमक के फंक्शन है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मुझे आपको बतानी है वो ये कि एक तरीके का रेगुलेटर होता है जो कि ईसोफेगस और स्टमक को ना अलग करके रखता है। देयर इज अ जंक्शन, क्योंकि अब फूड तो आना शुरू हो चुका है। अब क्योंकि फूड आना शुरू हो चुका है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड जो स्टमक में आए ना वो रेगुलेटेड अमाउंट में आए, एज इट इज बहुत जल्दी 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 वो पास ना करे, ठीक है। तो हर पॉइंट पे एक कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे आप देखोगे तो रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे दैट मींस एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक यू आर गोइंग टू सी एक रेगुलेटर होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये जो स्फिंक्टर होता है इट एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कि फूड जो है वो स्टमक में आए, बट वो बहुत आराम से और धीरे धीरे आए, बहुत रश एंड फ्लो में नहीं आना चाहिए। दिस रेगुलेटर और स्फिंक्टर इज कॉल्ड गैस्ट्रो esophageal sphincter, ठीक है। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट इट आउट एज वेल कि ये एक आपका स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से अ गैस्ट्रो esophageal sphincter, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेगुलेटर इटसेल्फ, है ना, एक रेगुलेटर जैसा रहता है, अ रेगुलेटर है प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, ये जो ईसोफेजियल है तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये ईसोफेगस के जंक्शन पे होगा, एंड गैस्ट्रो इज इन टर्म्स विथ स्टमक, so this is present at the junction of esophagus and stomach. Present at the junction of esophagus and stomach, and which regulates the entry of food from food pipe towards stomach. तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये स्फिंक्टर जो होता है ना, हमारे बॉडी में दो और टाइप के होते हैं, टोटल 3 स्फिंक्टर हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला स्फिंक्टर आज हमने देख लिया, एंड दैट इज द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कहीं ना कहीं ईसोफेगस और स्टमक के प्रेजेंस में के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ईसोफेगस which is very very important, और इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं that comes from the peristalsis. तो peristalsis is very very important. Next lecture में we will be continuing with the stomach का part and the detailings of stomach.